नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 12 का अध्याय फर्स्ट विलयन स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 12 में ये फर्स्ट चैप्टर है। मैं राज चौधरी आपके साथ विलयन चैप्टर से संबंधित मैटर डिस्कस करूंगा और इसकी शुरुआत अपन आज से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड है, इस पे दे रखा है पाठ परिचय। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार किस किस टाइप से, सॉलिड सॉलिड, ठोस ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस गैस विलयन, जिसको अपन गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। तो विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे अपन। दूसरा पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ये सांद्रता क्या होती है ये भी समझेंगे अपन। सांद्रता, तनु विलयन, सांद्र विलयन, सांद्रता होती क्या है ये इसको भी समझेंगे। और सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है और विलयनों की सांद्रता को अपन कैसे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, फॉर्मलता। लेकिन आपके इस 12th स्टैंडर्ड तक मोललता और मोलरता सिर्फ दो ही सिलेबस में डाल रखा है, तो अपन दो ही डिस्कस करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। बाकी वाले जो ये विलेयता है, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, अभाज्य मोलर द्रव्यमान, उसके बाद में इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो अपन लगातार नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार और विलय की सांद्रता को व्यक्त करना। देखिए, वास्तविक जीवन से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं, उनके आधार पर देखते हैं। शरीर में अधिकांश क्रियाएं किसी न किसी विलयन में ही होती है। हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ कम ही होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें मिश्रण में पाई जाती है। अब ये देखेंगे मिश्रण क्या होता है। जैसे पीतल और जिंक, पीतल हो गया जिंक तथा निकल। कांसा है तांबा प्लस टिन। तांबा प्लस टिन हो गया। जर्मन सिल्वर है कॉपर, जिंक और निकल। ये मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातु। कई बार इसको मिश्रातु भी बोल देते हैं, मिश्रातु बोल देते हैं, अलॉय बोलते हैं इसको। दूसरा है फ्लोराइड आयन। 0.1 ppm दांतों को क्षरण से बचाता है। 1.5 ppm दांतों का रंग पीला कर देता है। ये फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा होगी तो उनसे क्या हानि होगी। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि विलयन क्या क्या हो सकता है। अधिक मात्रा है फ्लोराइड की वो जहरीली होती है। इंजेक्शन हमेशा ऐसी सांद्रता में दिए जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा के समान हो। इंजेक्शन के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है उसकी सांद्रता रक्त प्लाज्मा के इक्वल रखी जाती है। अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं जो अपना एक्चुअल पार्ट है विलयन, वो अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले है विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता को मापने के विभिन्न तरीके, द्रव विलयनों की तैयारी की विधियाँ, वाष्प दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों का अध्ययन। ये नेक्स्ट क्लासों में रेगुलर अपन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलयन होता क्या है। चैप्टर है या पार्ट का नाम है विलयन, तो अपने को विलयन के बारे में तो पता होना चाहिए। विलयन क्या होता है। विलय, विलयन, विलायक अपन सुनते रहते हैं, तीनों में कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो अपने को एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए कि विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझो और अपने पास नोटबुक और पेन लिख करके जहाँ भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर रिप्लाई करिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो इसलिए आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, बीच में जहाँ लगता है आपको रोक करके नोट कर लीजिए चीज़ें और अच्छे से ध्यान से समझना इसको। चलिए अपन देखते हैं कि विलयन क्या होता है। सबसे पहले आप इधर समझिए, 3 टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक और तीसरा है विलयन। इसको बोलते हैं सॉल्यूट
इसको बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये तीन चीज़ें हैं, विलेय, विलायक और विलयन। अब क्या होता है ये, तो इसको अपन समझते हैं। देखिए कोई भी मान लो एक पदार्थ है, आप देखिए इसे, ये हमारा बीकर हो गया, इसके अंदर अपन ने ले रखा है H2O जल, इसके अंदर अपन ने ऊपर से डाल दिया नमक, और नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक को। अब अपन ने बीकर के अंदर, ये बीकर हो गया, बीकर एक गिलास नुमा पात्र होता है जिसको लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। बीकर के अंदर अपन ने पानी ले लिया और पानी के अंदर अपन ने नमक डाल रहे हैं अपन ऊपर से, और उसके अंदर घोल रहे हैं। अब यहाँ विलेय, विलायक, विलयन समझ में आएगा, अच्छे से देखना। जो पदार्थ या जो अणु या जो यौगिक अपन ऊपर से डाल रहे हैं, जिसको घोल रहे हैं इसके अंदर, तो जिसको ऊपर से डाल रहे हैं वो होगा विलेय। तो यहाँ पे नमक विलेय है, और जिसके अंदर डाल रहे हैं या पानी में डाल रहे हैं, नमक को पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो नमक हो गया विलेय, पानी हो गया विलायक। तो ये क्या है, ये है विलायक, सॉल्वेंट। ओके, जिसको डाल रहे हैं वो विलेय, जिसके अंदर डाल रहे हैं वो विलायक। तो यहाँ नमक डाल रहे हैं तो नमक विलेय हो गया, पानी के अंदर डाल रहे हैं तो पानी विलायक हो गया, और नमक हो गया विलेय। जब विलेय को अपन ने विलायक के अंदर डाल दिया, विलेय को विलायक के अंदर डाल दिया और दोनों को मिक्स कर दिया हिला करके, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिश्रण प्राप्त हुआ, मिश्रण मतलब दो या तीन चीज़ों की आपस में मिलावट करने के बाद जो बनता है उसको मिश्रण बोलते हैं। तो ये नमक और पानी का मिश्रण बोल दिया अपन ने। तो नमक को अपन ने पानी में डाल दिया, तो विलेय तथा विलायक को आपस में मिला दिया, विलेय तथा विलायक के आपस में मिलने से बनता है विलयन। तो अपन इसको बोलेंगे नमक का विलयन। क्या बोलेंगे इसको, नमक का विलयन। नमक का विलयन क्यों बोल दिया, क्योंकि नमक को अपन ने पानी के अंदर घुला था, नमक यहाँ पे विलेय है, पानी यहाँ पर विलायक है। विलेय तथा विलायक दोनों मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। ओके, दूसरा अपन ये कह सकते हैं, अब ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो होता नहीं है कि अपन ने पानी लिया है आधा लीटर और उसके अंदर नमक डाल दिया 5 kg और फिर उसको घोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी घोलेगा। तो इसके लिए अपने क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि 5 लीटर पानी लेकर के उसके अंदर अपन आधा किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg बोले तब तक भी चलता है। तो विलेय की मात्रा कम है, विलायक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विलयन के अंदर विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। यही तो बोला, पानी ज़्यादा लेंगे अपन, नमक कम डाल सकते हो। ऐसा थोड़ी है 1 लीटर पानी और 5 kg नमक डाल दिया, क्या विलयन बढ़ेगा उसका, घुलेगा ही नहीं पूरी तरीके से। तो विलायक हमेशा, विलयन के अंदर विलायक है वो ज़्यादा मात्रा में ली जाती है और विलेय है वो कम मात्रा में लिया जाता है। तो विलेय ये होता है विलयन में कम मात्रा में उपस्थित, और विलायक होता है विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित, अधिक मात्रा में। ठीक है, और विलयन क्या हो गया, विलयन हो गया विलेय प्लस विलायक, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलेय तथा विलायक के दोनों को मिला देते हैं तब तो वो विलयन बन जाता है।
विलय विलयन के अंदर कम मात्रा में होगा, विलायक विलयन के अंदर ज़्यादा मात्रा में होगा। विलय को विलायक में घोला जाता है, विलय को विलायक में घोला जाता है, विलय नमक को पानी में, विलय को विलायक के अंदर घोला जाता है तो अपने को विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा अपन समझते हैं। अपन ने विलय को विलायक के अंदर घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया। अच्छे से घोलने के बाद में अपन इस विलयन का कोई भी पार्ट उठा लो, चाहे यहाँ का कोई एक पार्ट लेकर के स्टडी कर लो, ए हो गया, यहाँ से अचानक से कोई पार्ट उठा लिया बी, यहाँ को उठा लिया सी, कहीं से भी देखेंगे सब जगह नमक समान रूप से वितरित होगा। इन तीनों जगहों से कोई भी विलयन का पार्ट देकर के अपन स्टडी करते हैं, सब जगह अपने को रासायनिक प्रवृत्ति है वो एक जैसी दिखेगी। संगठन उसके पूरे गुण हैं मिश्रण के, वो एक जैसे दिखते हैं अपने को। सब जगह नमक लगभग समान मात्रा में होगा। इसलिए क्या बोल देते हैं, देखते हैं अपन विलयन क्या होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। भाई मिश्रण तो दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, पानी और नमक, तो मिश्रण हो गया। तो विलयन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। समांगी मिश्रण है, क्यों समांगी मतलब क्या, यानी इसका संगठन, कंपोजिशन और गुण पूरे मिश्रण में एक जैसे हैं। तभी तो मैंने आपको बोला कि ये विलयन बनने के बाद आप चाहे यहाँ का थोड़ा विलयन ले लो, चाहे सबसे नीचे का विलयन ले लो, सब जगह इसके गुण विलयन के एक जैसे दिखेंगे। नमक पूरे पदार्थ के अंदर, पूरे विलयन के अंदर या पूरे विलायक के अंदर एक जैसे उपस्थित रहेगा, इसलिए इसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। दूसरा है विलयनों के प्रकार। इस पाठ में हम केवल द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करेंगे, मतलब वे विलयन जिनमें केवल दो अवयव, एक विलय तथा एक विलायक होते हैं। क्या मतलब द्विअंगी विलयन, ऐसे विलयन देखो, मान लो ये बीकर है, इसके अंदर ये पानी भर रखा अपन ने H2O। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको ताकि दिखने में भी सुंदर लगे, है ना भाई, दिखने में सुंदर लगना जरूरी है। H2O ये हो गया विलायक, सॉल्वेंट। ओके, अब इसके अंदर अपन ने डाल दिया NaCl, नमक। ठीक है, ये क्या है, ये है सॉल्यूट। अब देखो ये इन दोनों के मिलने से ये बन गया विलयन, सॉल्यूशन। अब देखिए द्विअंगी विलयन का क्या मतलब हुआ कि इस पाठ में केवल द्विअंगी विलयनों का ही अध्ययन करेंगे। द्विअंगी मतलब वे विलयन में विलय के केवल दो अवयव होते हैं, एक विलय तथा एक विलायक। कैसे, एक विलय एक विलायक है, तो ये दो अंग। इस विलयन के कितने अंग हुए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो अंग हो गए। अगर इसको इसमें ये बोल देता कि नमक के साथ साथ अपने शक्कर भी डाल दी, तो शक्कर एक, नमक दो और विलायक तीन अंग हो गए, तो इसको अपन त्रिअंगी विलयन बोलते। समझ में आई, त्रिअंगी विलयन होता, एक विलायक, एक नमक और शक्कर और घोल देते, नमक और शक्कर दोनों घोलते, तो दो तो विलय विलय हो गए, एक नमक ये और दूसरा ये शक्कर मान लो, तो दो विलय एक विलायक, त्रिअंगी विलयन हो जाता। वो अपने सिलेबस में सिर्फ द्विअंगी है, कोई भी एक विलय डालेंगे ऊपर से, एक विलायक होगा, तो आपके 12th स्टैंडर्ड तक सिर्फ द्विअंगी विलयन ही है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखो विलयनों के प्रकार अपन समझते हैं। अपन यहाँ द्विअंगी विलय पढ़ेंगे, तो एक विलय होगा और एक ही विलायक होगा। विलायक होगा, इन दोनों के मिलने से बन जाएगा विलयन। ओके, अब देखो विलयनों के प्रकार देखेंगे अपन।
विलयनों के प्रकार। अब देखो इधर लिखा है विलयन का प्रकार, विलय की अवस्था, विलय की अवस्था और उदाहरण। अवस्था अवस्था अवस्था, अवस्था को बोलते हैं स्टेट। समझते हैं अवस्था क्या होती है। अवस्था, पदार्थ की अवस्था आपने नाम सुना होगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। नॉर्मली 3 मानते हैं, लेकिन वास्तव में अभी लेटेस्ट में प्लाज्मा भी पदार्थ की एक अवस्था खोजी गई है, मानी जाती है। तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं मानी जाती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। नॉर्मली अपन पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस ही पढ़ते हैं, लेकिन प्लाज्मा भी पदार्थ की एक अवस्था मानी जाती है। तो ठोस, द्रव, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। अपन जब विलयनों का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे किस प्रकार के विलयन है। अब सबसे पहला विलयन का जो प्रकार है वो है गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन क्यों बोल दिया इसको? इसको गैसीय विलयन इसलिए बोला कि विलयन का मतलब इसमें एक विलय और एक विलायक होगा। अपन ने बोल दिया अपन द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे विलयन का मतलब क्या होगा? गैसीय विलयन का मतलब हो गया विलय तथा विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होंगे। भाई विलय और विलायक मिल जाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। द्विअंगी का मतलब एक विलय एक विलायक होना चाहिए। अब गैसीय विलयन का क्या मतलब हुआ? अगर विलय तथा विलायक दोनों मिलकर के आपस में कोई विलयन बनाते हैं और अगर वो दोनों विलय और विलायक दोनों गैसीय अवस्था में है दोनों, तब उस विलयन को बोल देंगे गैसीय विलयन। एक परिभाषा तो ऐसे हो गई। दूसरा अपन ये देखेंगे कि विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा किसकी होती है? विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा होती है विलायक की। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि विलय है वो हर टाइम गैस ही, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। भाई अपन ने विलायक है गैस ले ली, विलय हो सकता है गैसीय भी हो, द्रव अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, इन दोनों में एक विलयन के अंदर, आप नोट करें इसको, विलयन में मैंने आपको बता रखा है, विलयन में विलायक की मात्रा विलय की तुलना में ज्यादा होती है। विलायक की मात्रा विलय की तुलना में ज्यादा होती है। एक विलयन के अंदर विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखो विलायक की अवस्था, विलय की अवस्था, विलायक की मात्रा विलयन के अंदर ज्यादा होती है। तो अपन किसी भी विलयन को डिफाइन करने के लिए ये देखेंगे कि विलायक किस अवस्था में है। अगर विलायक गैस है तो वो गैस ही विलयन हो जाएगा, विलय चाहे कुछ भी हो, विलय चाहे गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन विलयन का प्रकार निर्धारित करते समय या विलयन का प्रकार पता करते समय ये देखेंगे कि विलायक किस अवस्था में है, सॉल्वेंट किस अवस्था में है। सॉल्वेंट जिस अवस्था में है या विलायक जिस अवस्था में है, विलयन उसी प्रकार का होगा। अगर सॉल्वेंट या विलायक ठोस है तो ठोस विलयन हो जाएगा, अगर वो द्रव है तो द्रव्य विलयन, अगर वो गैस है तो गैसीय विलयन। देखते हैं अपन, यहाँ पर मान लो हो सकता है एक विलय है वो गैस हो और विलायक है वो भी गैस हो, तो ये गैसीय विलयन का उदाहरण होगा ही है। इसके उदाहरण हो जाएगी हवा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें मिली रहती है हवा के अंदर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाएगी तो ये गैसीय विलयन का हो जाएगा। इनमें से एक विलायक की तरह काम करेगा, एक विलयन की तरह काम करेगा। ओके, अगला है, अगर मान लो विलय है वो द्रव हो और विलायक अभी भी गैस है, तो मैंने आपको बोल दिया विलयन का प्रकार विलायक की मात्रा या विलायक निर्धारित करेगा। विलयन का प्रकार विलायक द्वारा निर्धारित होगा या विलायक की अवस्था द्वारा निर्धारित होगा। देखिए एक चीज आप नोट कर लें,
नोट विलयन का प्रकार विलायक की अवस्था ठोस, द्रव या गैस। विलयन का प्रकार विलायक की अवस्था के आधार पर निर्धारित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, ये ध्यान रखें आप। विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार, विलयन ठोस है, ठोस विलयन, गैसीय विलयन या द्रव्य विलयन है, वो विलायक की अवस्था के आधार पर निर्धारित होगा। देख लीजिए आप, गैसीय विलयन पढ़ रहे हैं, विलायक सब जगह गैस गैस गैस। विलय क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो द्रव विलय, विलय द्रव और विलय गैस, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रोजन गैस। और ठोस और घुला हुआ है गैस के अंदर कपूर तथा नाइट्रोजन। तो हवा और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिले हुए हैं तो गैसीय विलयन। क्लोरोफॉर्म है नाइट्रोजन में, गैसीय विलयन। कपूर नाइट्रोजन के अंदर, ये ठोस है, नाइट्रोजन गैस के अंदर मिला हुआ है, तो ये भी गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं। अगला विलयन है वो है द्रव विलयन। द्रव विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव विलयन इसका मतलब इसमें विलायक किस अवस्था में होगा बताइए। मैंने आपको बोला था विलायक की जो अवस्था होगी वही विलयन की प्रकार होगा या वही विलयन की अवस्था होगी। अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन हो जाएगा वो, अगर विलायक द्रव है तो द्रव्य विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया कि विलयन का प्रकार कौन सा है, द्रव विलयन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें विलायक द्रव अवस्था में होगा। ओके, बस अब हो गया आपने क्लियर बिल्कुल। अगर विलय ले लिया गैस, विलायक द्रव है, तो ये एग्जाम्पल है द्रव्य विलयन का। जल में ऑक्सीजन, अब जल के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होगी, जल बहुत ज़्यादा होगा, जल के अंदर घुली हुई मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, वो बहुत कम मात्रा में रहेगी। तो ऑक्सीजन कम मात्रा में, इसका मतलब ऑक्सीजन विलय हो गई और जल है वो विलायक हो गया। तो विलय कौन सा है, गैस O2 और यहाँ जल, बस। द्रव, द्रव जल में एथेनॉल, एथेनॉल है वो जल के अंदर डाला जाता है और एथेनॉल फार्मूला होता है शराब का। तो ऐसा होता नहीं कि शराब के अंदर आधी बोतल शराब है, 10 लीटर पानी डाल दिया उसके अंदर, क्या करोगे फिर, उसको फेंकोगे? तो जल के अंदर एथेनॉल की मात्रा थोड़ी सी डाली जाती है, तो एथेनॉल यहाँ पे विलय है और जल है वो है विलायक। ओके, ठोस, ये क्या हो गया, चलिए, ठोस है वो द्रव के अंदर घोला जाता है, तो ग्लूकोज है ये ठोस हो गया, और विलय है ये, जल है वो विलायक। तो विलायक की तीनों अवस्थाएं द्रव 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 है, तो ये द्रव्य विलयन के एग्जाम्पल हो गए। अगला अपन देखते हैं ठोस विलयन। इसका मतलब विलायक कैसा होगा, ठोस। देख लीजिए आप, विलायक की अवस्था ठोस। गैस विलय है ठोस के अंदर, विलायक ठोस ज्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन और पैलेडियम, तो ये विलायक है और ये है विलय। तो विलायक कैसा है, ठोस है, पैलेडियम धातु, तो ठोस विलयन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ है पारा सोडियम का विलयन, तो पारा ये है विलय और सोडियम है विलायक। यहाँ देखिए पारा किसको बोलते हैं, पारा, पारद या इसको मरकरी भी बोलते हैं,
और इसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। और ये पारा द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में, इसलिए यहाँ पे द्रव तथा ठोस, सोडियम ठोस में विलय की तरह काम करेगा, पारा है वो द्रव है, विलय की तरह काम करेगा। ये हो गया ठोस विलयन का एग्जाम्पल। तो यहाँ ठोस ठोस, इसका एग्जाम्पल तांबा और सोना आपस में मिल गए, दोनों ठोस है, और ये ठोस दो धातुएं मिल जाती है आपस में, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र यानी मिश्र शब्द बना है मिश्रण से, मिश्रण मतलब दो या मिक्सचर, जिसको दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो उसको मिश्रण बोला जाता है। और यहाँ पे यहाँ पे दो ठोस पदार्थ आपस में मिल गए, दो धातुएं आपस में मिल जाती है तो उनको नई जो बनने वाली जो धातु है उसको अपन मिश्र धातु या अलॉय, या कई बार उसको मिश्रातु भी बोल देते हैं, अलॉय बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब देखो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब ये सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती क्या है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तो अपने यहाँ समझेंगे सांद्रता क्या होती है। आप लोगों के दिमाग में भी ये सुनाता होगा ना, सांद्रता क्या होती है। तनु विलयन, सांद्र विलयन आपने नाम सुने होंगे। तनु विलयन क्या होता है, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। सांद्र विलयन जिसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होता है ये, बच्चा भी सोचने की कंडीशन में, अपन देखते हैं आगे। देखो सांद्रता क्या होती है, मान लो जैसे एक चीज समझिए आप, ये बीकर है, ये है H2O विलाय के रूप में, ये है बीकर A। दूसरा बीकर अपन ले रहे हैं, बीकर B, ये ले लो 1 लीटर जल लिया इसमें, यहाँ भी अपन ने ले लिया 1 लीटर H2O, ये विलायक लिया, ये विलायक। ओके, अब अपन क्या करते हैं, जो ए बीकर है इसके अंदर अपन घोल रहे हैं 100 ग्राम नमक NaCl, घोल रहे हैं मतलब विलय। नमक को अपन घोल रहे हैं विलायक के अंदर, जल के अंदर, 1 लीटर जल के अंदर 100 ग्राम नमक घोल रहे हैं। इसमें अपन मान लो घोल रहे हैं 500 ग्राम नमक, ध्यान से समझना है इसको, 500 ग्राम नमक। यहाँ अपन 500 ग्राम नमक घोल रहे हैं, यहाँ 100 ग्राम नमक घोल रहे हैं। अब आप बताइए ए और बी में से अपन ज़्यादा नमक या ये कह दो ज़्यादा विलय ऊपर से डाल रहे हैं तो विलय होगा। ये ज़्यादा विलय कौन से बीकर के अंदर डाल रहे हैं, बीकर ए या बीकर बी के अंदर, तो ऑब्वियसली बीकर बी के अंदर डाल रहे हैं। ये 500 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो इसमें या बीकर बी के अंदर विलय की मात्रा अपन ने ज़्यादा डाली है। बीकर बी के अंदर विलय की मात्रा ज़्यादा डाली है ए की तुलना में, या 100 ग्राम डाली है, इसकी तुलना में बीकर बी के अंदर विलय की मात्रा ज़्यादा है। तो इस आधार पर अपन देखते हैं कि विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। इसको बोलते हैं कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए अपन ने जो विलय की मात्रा इसके अंदर घोली है, बी बीकर के अंदर 500 ग्राम और ए बीकर के अंदर 100 ग्राम, तो विलय की वह मात्रा जो विलायक के अंदर घोली जाती है, या ये कह दो विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा, भाई इसको अंदर नमक को पानी के अंदर घोल देंगे तो नमक का विलयन बन जाएगा, तो अपन ये कहेंगे कि जो 1 लीटर नमक का विलयन बना है उसके अंदर 500 ग्राम नमक उपस्थित है, या 500 ग्राम नमक अपन ने घोला है। ठीक है, तो ये जो विलय अपन ने घोला है वही इसकी सांद्रता को बताता है। तो सांद्रता का मतलब है किसी विलयन के अंदर विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है,
किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता का सीधा सीधा मतलब है विलय की कितनी मात्रा आपने उस विलयन के अंदर घोली है। तो देखिए, अगर ज़्यादा घोली है तो वो ज़्यादा सांद्र विलयन हो जाएगा, और कम विलय घोला है वो तनु विलयन हो जाएगा। अब आप देखिए, ए विलयन है, इसके अंदर 100 ग्राम ही घोला है, इसके अंदर 500 ग्राम, इसका मतलब ये तनु विलयन है, तनु विलयन, और ये है सांद्र विलयन। तो अपन कह सकते हैं कि तनु विलयन का मतलब वह विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा कम है। बिल्कुल सही बात। सांद्र विलयन का मतलब हो गया वह विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा ज्यादा है। अगर विलय ज्यादा घोला हुआ है तो सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को अपन नॉर्मली गाढ़ा विलयन भी बोल सकते हैं, गाढ़ा विलयन बोल सकते हैं। और तनु विलयन को पतला। ये सामान्य भाषा में, साइंस की भाषा में गाढ़ा पतला नहीं बोल सकते, तनु और सांद्र ही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे अपन साइंस की भाषा में। केमिस्ट्री की भाषा में तनु या सांद्र विलयन बोलते हैं। सांद्र का मतलब जिसके अंदर विलय ज्यादा है, तो अपन लिख सकते हैं वह विलयन जिसमें विलय की ज्यादा मात्रा घोली गई है, जिसमें ज्यादा मात्रा घोली गई है। और तनु जिसमें विलय कम मात्रा में घोला गया है। कम विलय तनु विलयन, ज्यादा विलय तो सांद्र विलयन। ओके, आगे देखते हैं अपन। अब सांद्रता क्या है? सांद्रता इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, बताती है कि किसी विलयन में कितनी मात्रा में विलय, देखिए आप, कितनी मात्रा में विलय मौजूद है। अब ये तो 3 विलयन दे रखे हैं आपको। ये आपको गहरा कलर नजर आ रहा है, गहरा डार्क ग्रीन है, इसका मतलब ये सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन। ये उसकी तुलना में थोड़ा सा हल्का है, इसकी तुलना में ये तनु विलयन हो गया, तनु विलयन। ठीक है, ये सांद्र हो गया, ये तनु हो गया। तो अपन देख सकते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको, क्या होती है लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन। आप में से अगर कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो उसका भी ध्यान रखते हुए मैं यहाँ साथ साथ में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। टर्मिनोलॉजी भी अच्छे से आप साथ साथ में नोट करते रहें। देखो, सांद्रता विलयन में उपस्थित विलय सॉल्यूट की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ओके, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, यह होती है सांद्रता। ओके, अपन देखते हैं नेक्स्ट। सांद्रता क्या है, पढ़ लिया अपन ने। इसे 2 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। एक है गुणात्मक, क्वालिटेटिवली, जैसे विलयन तनु है या विलयन सांद्र है। ये तो मात्रात्मक रूप से अपन व्यक्त करते हैं कि विलयन के अंदर विलय की मात्रा कितनी है, ये क्वालिटेटिव गुणात्मक रूप से, या इसको मात्रात्मक रूप से अपन बोल सकते हैं। तो विलयन तनु, इसका मतलब क्या हुआ, कम विलय घुला उसके अंदर। विलयन सांद्र है, इसका मतलब
विलय की मात्रा अधिक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यह तरीका अस्पष्ट तथा भ्रम पैदा करता है। अब आपको बोल दिया सांद्र है, तनु है, अब अपन सिर्फ सांद्र और तनु शब्द सुनकर के सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, केवल अपन इतना आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर विलय की मात्रा ज़्यादा है, इससे कम है। अब कितना घोला गया विलय, इसका अमाउंट तनु और सांद्र से पता थोड़ी लगेगा। तो अब ये क्लियरली अपने को कुछ नहीं बताता विलयन के बारे में, तो ये थोड़ा जेन्युइन नहीं है। ऑल क्लियरिटी के लिए आगे और देखते हैं। मात्रात्मक रूप में सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीका है विलयन की सांद्रता पता करने का, वो है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, मोल अंश, मोलता और मोललता, ये अपन देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपके समझ में नहीं आई, कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आगे चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो समझ में नहीं पाओगे आप लोग। तो ये चीज़ें बड़े ध्यान से आप लोग समझना। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत, सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज या W/W। क्या मतलब होता है इसका? पहला है W/W प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है? W/W परसेंटेज, क्या मतलब होता है इसका? द्रव्यमान प्रतिशत। इस ऊपर वाले W का मतलब होता है विलय, ये विलय से संबंधित है, विलय का भार या द्रव्यमान। नॉर्मली भार और द्रव्यमान थोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन आपके 10th-12th लेवल पे अपन एक ही चीज़ बोल सकते हैं इसको, द्रव्यमान या भार, मास बोलते हैं इसको, मास। हटाई दो, फालतू कन्फ्यूजन होगा आपको। विलय का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान आगे जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, चाहे W/W हो, चाहे V/V हो, चाहे W/V हो, इसमें जो ऊपर लिखी हुई है वो है विलय की, नीचे लिखी हुई जो क्वांटिटी है वो है विलायक की। तो W/W परसेंटेज मतलब विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। आप इधर समझिए, W/W का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है, अगर आपको मान लो दे दिया कि 10 ग्राम, ये यहाँ पे विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान, ये नहीं है, विलयन नहीं है, यहाँ विलायक आएगा। ओके, अब देखिए परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। इधर देखिए, आप समझिए इसको। अगर आपको लिख के दे दिया, मान लो एग्जांपल समझते हैं, आपको लिख दिया 10% W/W विलयन, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10% लिखा है, इसका मतलब है 10 ग्राम विलय। परसेंटेज मतलब 100, कुल 100 होना चाहिए। 10 ग्राम विलय प्लस कितना हो गया, 100 में से कितना शेष रहा? 90, तो 90% विलायक। समझ गए? ये हो गया 10% W/W का मतलब 10 ग्राम विलय, और सॉरी 90% 90 ग्राम, सॉरी 90 ग्राम, अपने को टोटल 100 ग्राम करना है। तो 10 ग्राम 10%, ये जो परसेंटेज की मात्रा लिखी हुई है ये बताती है विलय की मात्रा को। तो 10 ग्राम विलय हो गया ये, तो बाकी कितना बचा 100 में से? 90, तो 90 ग्राम विलायक हो जाएगा। W/W का मतलब ये है, W का मतलब भार है, द्रव्यमान, तो अपने को दोनों ग्राम के अंदर मात्राएं लेनी है, चाहे विलायक का लो चाहे विलय का लो, दोनों ग्राम के अंदर। ओके, अगला देखते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं एक बार। इसका उदाहरण 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल के अंदर बराबर 100 ग्राम हो गया, ये कुल विलयन का
द्रव्यमान 100 ग्राम होगा, अपने को कुल 100 करना है। जो आगे संख्या लिखी होती है ये विलेय के भार को दर्शाती है। तो 10% ग्लूकोज विलयन है। 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी था। रासायनिक उद्योगों जैसे ब्लीचिंग, ब्लीच में सोडियम हाइपोक्लोराइड, नॉर्मल बातें हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखना, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज के अंदर काम में ली जाती, बहुत माइक्रो अमाउंट है यूज होती है उसकी। अगला है आयतन प्रतिशत, V/V परसेंटेज। तो अपन क्या कहेंगे, ऊपर का V है वो विलेय को, और नीचे है विलयन या विलायक, विलायक। ठीक है, देखो फॉर्मूला ये हो गया, चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं खुद। चलिए देखते हैं अपन लोग, देखो समझते हैं इसको वापस। अब है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। ठीक है, V/V परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये है विलेय का वॉल्यूम या आयतन बोलते हैं इसको, आयतन, और ये है विलयन का टोटल 100। तो ये हो गया विलेय का आयतन, विलयन का आयतन। देखते हैं इसके अंदर 10 ml एथेनॉल प्लस जल, ये विलेय हो गया, कुल हो गया 100 ml विलयन। 10% V/V एथेनॉल विलयन, इसका मतलब 10 ml एथेनॉल है वो घोला गया है। ये गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एंटी फ्रीज एथिलीन ग्लाइकोल है। इस प्रकार के विलयन है वो बनाए जाते हैं, और वो होता है 35% V/V का विलयन, इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं इसको। अगला देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको अपन लिखेंगे W/V, विलेय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का आयतन इंटू 100। जैसे ये हो गया W/V परसेंटेज, अपने को दे दिया 10% W/V विलयन। इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जो आगे जो परसेंटेज लिखा हुआ उसको आप इधर देखिए, यहाँ W है तो ये 10 ग्राम है, और यहाँ अगर V लिखा हुआ तो ये 10 ml है। बस क्लियर बात है, यहाँ 10% W/V है, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया 10 ग्राम विलेय। घोला गया है इसके अंदर 100 ml जल के अंदर या विलायक के अंदर।
आगे 10% W/V है, जो ये आगे परसेंटेज लिखा हुआ है ये विलय की अमाउंट को दर्शाता है। 10% W/V मतलब 10 ग्राम विलय 100 ml विलियन के अंदर। 10% W/W था 10 ग्राम विलय 90 ग्राम विलय के अंदर। W/W के अंदर ध्यान रखना विलय तथा विलय दोनों को मिला करके 100 ग्राम होना चाहिए टोटल। W/V के अंदर यहाँ वॉल्यूम है वो 100 ml होगा, और जो विलय है उसकी मात्रा होगी जो आगे लिखा हुआ परसेंटेज के अंदर ग्राम में बदल देंगे इसको अपन। ओके, अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है ppm, पार्ट पर मिलियन, ppm। और जो अपन ने अभी पढ़ा है उन सब में सबसे जो कम अमाउंट होती है वो ppm में मापी जाती है। और ppm को शॉर्ट में अपन लिखते हैं 10⁶। बहुत कम अमाउंट होती है। विलय की मात्रा बटे कुल विलियन की मात्रा इंटू 10⁶, बहुत कम मात्रा होती है। इसका उपयोग किया जाता है बहुत कम सांद्रता को दर्शाने के लिए। समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा 5.8 ppm, इसका मतलब बहुत कम। पानी या हवा में प्रदूषकों की मात्रा ये भी ppm में मापी जाती है, बहुत कम। तो ये मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ज़्यादातर इसका काम लिया जाता है, क्योंकि ppm की मात्रा है या ये ppm जो सांद्रता का व्यक्त करने का तरीका है इसमें बहुत कम सांद्रता होती है, वहाँ पे अपन ppm का उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। मोल अंश क्या होता है, नाम से ही पता लगा मोल अंश। इसका मतलब मान लो इस देखिए ये कोई एक बीकर है, इसके अंदर अपन ने ये पानी भर लिया, इसके अंदर अपन ने 2 विलय डाल दिए A तथा B। इसके मान लो अपन डाल दिए 2 मोल, इसके भी डाल दिए 4 मोल, मान लो 4 मोल इसके डाल दिए। ये था विलायक। इस विलायक के अंदर अपन ने B जो एक विलय था उसके 4 मोल तथा A विलय के 2 मोल डाल दिए इसके अंदर विलियन के अंदर। तो इस विलियन के अंदर कुल मोल कितने हो गए, 2 + 4 बराबर 6। तो टोटल मोल हो गए विलियन के अंदर 6। कुल मोल इस विलियन के अंदर 6 मोल उपस्थित है। अब मोल अंश का मतलब अपने को पूछ ले कि इस विलियन के अंदर विलय A के मोल अंश कितने हुए। तो और मोल अंश को अपन डिफाइन करते हैं x से। अपन कहेंगे XA मतलब A का मोल अंश। A का मोल अंश कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, नॉर्मली ये है कि टोटल में से A का कितना भाग है। तो A के मोल कितने हैं, 2, टोटल मोल कितने हो गए 6, बस निकाल लो इसको और ये हो जाएगा 1/3। ये मोल अंश हो गया A का। अब अपने को B का मोल अंश पूछे XB, तो B के कुल मोल कितने हैं 4, टोटल मोल 6, तो ये हो गया 2/3। 2/3 इसको अपन नॉर्मली कह सकते हैं 0.66 और ये होगा 0.33। एक बात आपको ये समझ में आ रही होगी यहाँ से कि मोल अंश का कुल जो वैल्यू होती है वो होता है 1। अपन ये देख कहेंगे XA + XB बराबर होता है 1। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी आप एक विलियन, एक जो विलय है उसका मोल अंश ज्ञात करके एक में से घटा दोगे तो बाकी बचेगा वो दूसरे का हो जाएगा। एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं इसको। अब देखिए मान लो जैसे एक क्वेश्चन है कि एक विलियन के अंदर अपने को बोल दिया कि विलय A के 3 मोल और विलय B के 7 मोल, ये दोनों अपन ने इसके अंदर डाल दिए। फिर अपने को पहला क्वेश्चन पूछ लिया XA, A की मोल अंश ज्ञात करो, और दूसरा अपने से पूछ लिया XB, B का मोल अंश ज्ञात करो। अब क्या करेंगे आप, मोल अंश का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है
देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पे एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। एन ए हो गया ए के मोल, एन बी होगा विलेय बी के मोल। अब कुल मोल अंश का योग हमेशा एक होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी। एक या दो ले लो, ए भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दो विलेय अपन ने खोले तो दोनों विलयनों का जो मोल अंश है उसका जो योग होगा वो होगा एक के बराबर। और अगर अपन ने तीन विलेय ले लिए तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों का योग भी एक ही होगा। ठीक है। और उपयोग वाष्प दाब और गैसीय मिश्रण वगैरह ये पता करने में इसका मोल अंश का उपयोग करते हैं। तो देखो यह अपने को ए तथा बी की मोल अंश याद करना। मोल अंश का सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, मोल अंश बराबर होता है किसी एक विलेय के मोल बटे कुल मोल। बस ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला आप याद रखें। मोल अंश का मतलब कुल मोल में से जिस विलेय के मोल ज्ञात करने या जिस विलेय के मोल अंश ज्ञात करने हैं उस विलेय के पर्टिकुलर मोल को अपन ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल मोल। अब यहाँ देखिए टोटल मोल कितने हो गए, यहाँ टोटल मोल हो गए अपने 10। अब अपने को पूछ लिया कि ए का मोल बिन कितना होगा, मोल अंश कितना होगा। ए का मोल अंश होगा, ए के मोल कितने हैं 3। अपने का किसी विलेय के एक विलेय के मोल, तो मोल अंश अगर ए का मोल अंश ज्ञात करना है तो ऊपर अपन ए के मोल रखेंगे, और अगर बी विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है तो ऊपर विलेय अपन बी विलेय के मोल रखेंगे। एक्स ए होगा एन ए, मतलब ए के मोल बटे टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी, दोनों के टोटल मोल में दोनों के मोल। यहाँ हो जाएगा 3/10। ओके। और बी का मोल अंश पूछे तो बी के मोल बटे टोटल मोल, बी के मोल कितने हैं अपने पास 7, टोटल 10, ये हो गया। तो ये हो गया बी का मोल अंश और ये होगा ए का मोल अंश। अब देखो, अब थोड़ा और तरीके से पढ़ते हैं अपन। एक और सांद्रता ज्ञात करने का जो तरीका है वो है मोललता। इसको मोललिटी बोलते हैं और इसको अपन डिपेंड करते हैं स्मॉल एम से। मोललता का फॉर्मूला है, मोललता की परिभाषा देखते हैं अपन। मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखें, 1 किलोग्राम विलायक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके जो 1 लीटर या 1 किलोग्राम विलियन लिख दिया, विलियन को किलोग्राम के अंदर थोड़ी मापेंगे अपन, वो तो लीटर में मापा जाएगा। अगर आपने 1 किलोग्राम विलायक या 1 लीटर विलियन लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखें 1 किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये होती है संख्या मोललता कहलाती है। देखिए आप, इसका फॉर्मूला हो गया विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम के अंदर, और ये ताप पर निर्भर नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपन इसका जो फॉर्मूला देखते हैं उस फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, भार है विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे, तो अपन वॉल्यूम नहीं ले रहे, वॉल्यूम आयतन। अगर आयतन की टर्म आती इसके फॉर्मूले के अंदर मोललता के, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता। तो मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती। इतनी देर जब अपन पढ़ रहे थे V/V, W/V, वो सारे के सारे तापमान पर निर्भर करती है। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके अंदर।
अब देखिए W/W, V/V और W/V, ये तापमान पर निर्भरता नहीं। और दवाएं तो उद्योगों में अंदर यूज करते हैं। ppm, ये भी तापमान पर निर्भर नहीं, प्रदूषण मापने का उपयोग करते हैं इसको। मोल अंश, ये भी निर्भर नहीं करता, सिद्धांत का उपयोग। अगला है मोलरता, ये तापमान पर मोलरता निर्भर करती है, सामान्य रसायन है, उपयोग करते हैं इसको। मोलरता ये तापमान पर निर्भर नहीं करती। उससे पहले अपन समझते हैं, एक टर्म और थी मोलरता, जिसको देखते हैं अपन कैपिटल M से, और एक था मोललता स्मॉल m से। देखिए मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है, शॉर्ट में अपन इसको कहें, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। भाई मोल तो विलेय के ही होंगे, अपन विलेय को बोलेंगे विलेय के विलियन के अंदर, विलेय के मोलों की संख्या, ये होती है मोलरता। उदाहरण के लिए 2 मोल 1 लीटर में उपस्थित है। 2 मोल नमक, या और कह सकते हैं नमक के 2 मोल 1 लीटर पानी में उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है 2 मोलर विलियन। आई समझ में? क्योंकि अपन ने 1 लीटर विलियन के अंदर घोला, ये 1 लीटर विलियन के अंदर, ध्यान रखें आप, मोलरता के अंदर अपन विलायक के रूप में, या जो 1 लीटर विलियन के अंदर घोलेंगे अपन विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या होती है मोलरता। वहीं पे 1 kg विलायक, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये होती है मोलरता सॉरी। तो देखिए यहाँ है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। सेम एग्जाम्पल ले लो, नमक के 2 मोल 1 kg जल में उपस्थित है, तो ये विलीन हो जाएगा 2 मोलर विलियन, सॉरी 2 मोलल, तो ये हो जाएगा 2 मोलल विलियन, 2 मोलल विलियन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और देखते हैं। अब आपको अलग और क्वेश्चन दे सकता है इस पे डिपेंडेंट, तो अपन अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे, आप इसको थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। अब इस पे नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। वायु किस प्रकार का विलयन है? ठोस ठोस, द्रव द्रव, गैस गैस, द्रव गैस। तो वायु है वो गैस गैस विलयन का। वायु के अंदर कुछ जो कम मात्रा में गैसें होती हैं उसको आप विलेय मान लो, और जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसको विलायक मान लो। तो ये गैस गैस विलयन का प्रकार है।
अगला देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत W/W की गणना कैसे की जाती है। तो W/W अपन ने देखा था, W/W प्रतिशत, W/W का मतलब विलेय का भार और नीचे विलायक का भार, विलेय बटे विलायक इंटू 100, विलेय बटे कुल विलयन, विलेय बटे आयतन, विलेय बटे विलायक, ये हो जाएगा ए। अगला देखते हैं कौन सी इकाई तापमान पर निर्भर नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। जिसके अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो मोलरता, मोललता, आयतन प्रतिशत ppm, तो तापमान पर निर्भर नहीं करती मोललता। इसके अंदर अपन ने क्या लिया था, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं, कहीं पे आयतन है ही नहीं, इसका मतलब ये मोललता टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगला है, जब हम कहते हैं कि विलयन की मोलरता 1 मोलर है, इसका क्या अर्थ है। 1 मोलर विलयन, अभी मैंने आपको बताया था 2 मोलर विलयन, तब क्या था, 2 मोल घुले हुए थे 1 लीटर के अंदर, तो वो 2 मोलर हो गया। और अगर देखो 2 मोल विलेय इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर के अंदर 1 मोल घुला हुआ विलेय का, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। अगर यही 1 मोल विलेय 1 kg विलायक के अंदर डाल देते, तो ये बन जाता 1 मोलल विलयन, क्योंकि आपने 1 मोल विलेय को 1 kg विलायक के अंदर घोला है। अगर विलायक के अंदर घोलोगे तब उसको बोलेंगे अपन 1 मोलल विलयन, क्योंकि 1 किलोग्राम है वो बाहर द्रव्यमान लिया जाता है मोललता के केस में, और जो आयतन लिया जाता है लीटर के रूप में वो लिया जाता है मोलरता के अंदर। तो 1 मोल विलेय 1 लीटर के अंदर है, तब अपन उसको मोलरता बोलेंगे। और 1 मोल विलेय अगर 1 किलोग्राम के अंदर ले लिया तो बोलेंगे मोललता। तो यहाँ पूछा अपने को 1 विलयन की मोललता 1 मोलर है, इसका मतलब क्या हुआ है, 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ। देखिए 1 ग्राम विलायक 1 लीटर में, नहीं ग्राम में नहीं होगा, 1 मोल विलेय 1 लीटर विलायक नहीं होगा, 1 मोल विलेय 1 लीटर विलयन में, ये सही होगा। ओके, नीचे दिए गए कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण है। आपको बोला था ठोस द्रव गैस विलयन के अंदर सबसे पहले आप ये देखो कि जिसके अंदर विलायक है वो किस अवस्था में है। अगर यहाँ ठोस इसका मतलब हुआ है यहाँ विलायक ठोस होगा, और ठोस मतलब विलेय भी ठोस होगा। ठीक है, देखो नमक प्लस पानी नहीं होगा, पानी ज्यादा मात्रा में है, इसका मतलब ये विलायक है। तो पानी तो द्रव है, इसका मतलब ठोस एग्जाम्पल ये हो नहीं सकता। कांसा ये हो सकता है, इसके अंदर दोनों ठोस है। एक बार रुक जाओ, शराब और पानी दोनों द्रव है, ये भी नहीं हो सकता। ये गैस है और ये द्रव हो गया विलायक, इधर विलायक द्रव, इधर विलायक द्रव, इधर विलायक द्रव, तीनों जगह विलायक है वो द्रव है। तो ये तीनों द्रव के एग्जाम्पल हुए हैं, द्रव विलयन के। सिर्फ ये कांसा मिश्र धातु है, ये मिश्र धातुएं ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। मोल अंश की इकाई क्या होती है, मोल अंश है, कोई इकाई नहीं होती इसकी। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम है तो हम उसकी सांद्रता किसमें व्यक्त करते हैं, बहुत कम सांद्रता है। मैंने आपको बताया था ppm होता है, ये होती है 10 की घात 6 के अंदर एक अणु, 1 मोल हो गया, बहुत कम सांद्रता है। इन सब में जो सबसे बहुत कम सांद्रता है उसको अपन ppm, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 1 पार्ट, इसका मतलब बहुत कम सांद्रता है।
सामान्यतः इंजेक्शन किस में घोले जाते हैं? तो सामान्यतः इंजेक्शन घोले जाते हैं लवणीय जल के अंदर। एथेनॉल प्लस पानी का मिश्रण कौन से प्रकार का विलयन है? एथेनॉल है विलेय और पानी है विलायक। तो विलायक है, उसी की अवस्था के आधार पर ही, विलायक की अवस्था के आधार पर ही अपन विलयन का प्रकार तय करते हैं। यहाँ पे विलायक है वो पानी है और ये है द्रव, तो ये हो जाएगा द्रव द्रव विलयन का एग्जाम्पल। किसी विलयन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? किसी विलयन में ग्लूकोज, तो ये विलेय, ग्लूकोज विलेय। और विलेय अगर ज़्यादा होगा तो उसको अपन बोलते हैं, विलेय अगर ज़्यादा है, विलेय ज़्यादा मात्रा में है तो इसको अपन बोलेंगे सांद्र विलयन। और अगर विलेय कम मात्रा में है, कम मात्रा में है तो अपन इसको बोलेंगे तनु विलयन, तनु विलयन बोलेंगे इसको। तो देखो यहाँ ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, इसका मतलब ये सांद्र विलयन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।